स्वागत है आप सभी का तफ्तीश की इस कड़ी में। मैं हूं आलोक सिंह। आज तफ्तीश में सबसे पहले बात होगी उस विश्वासघात की जिसकी कीमत भी उसी ने अदा की जिस पर यह वार हुआ। जो ठगा गया वही बंधुआ हुआ। हम बात ठगी और जालसाजी के उन सौदागरों की कर रहे हैं जिन्होंने बेरोजगारों को विदेश में बेहतर नौकरी का एक ख्वाब दिखाया, लाखों की ठगी की और जब वो ख्वाब हकीकत में बदला तो बेहद ही खौफनाक परिणाम सामने आए। नौकरी के नाम पर जालसाजी का जाल। कहीं मानव तस्करी का खेल तो कहीं अरबों की ठगी। ब्राइट फ्यूचर की टार्क साजिश। शहर शहर गली गली रोजगार के नाम पर ठगी। उम्र की चुनौती पर जब जरूरतों का वार होता है तो ढाल दौलत ही बनती है। और दौलत कमाना अगर इतना आसान होता तो बेरोजगारों पर ठगी का यह वार ना होता। कानपुर से सामने आई ये खबर सभी को सतर्क और सावधान करती है। सपनों के उन सौदागरों से जो है सिर्फ आपको ठगने के लिए। या ब्राइट फ्यूचर नाम की कंपनी ने हजारों की लाइफ डार्क करके अरबों का घोटाला किया। एक नौकरी जिसकी तलाश शायद हर युवा को रहती है और यही नौकरी कुछ जालसाजों के गोरख धंधे का आधार होती है। कानपुर से सामने आई एक घटना ने कुछ ऐसे ही जालसाजों का पर्दाफाश किया है जो अब तक सैकड़ों लोगों को लाखों का चूना लगा चुके हैं, वो भी विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर। जिस दरवाजे पर आप ताला लटका हुआ देख रहे हैं, यहाँ कुछ दिन पहले ब्राइट फ्यूचर नाम की कंपनी का दफ्तर हुआ करता था, जहाँ बेरोजगारों को विदेश में नौकरी दिलाने की साजिश रची जाती थी और इसके लिए बाकायदा पूरा स्टाफ काम करता था, जिसमें एचआर से लेकर एजेंट तक शामिल थे। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम है मनीष कुमार श्रीवास्तव और दूसरे का नाम है अशरफ अली। यही दोनों इस फ्रॉड कंपनी के मास्टरमाइंड हैं जो अब तक फरार चल रहे हैं। पूरे देश में करीब 800 से ज्यादा लोग फर्जीवाड़े के इस गिरोह के शिकार बन चुके हैं। पूरी रैकेट के पास करीब 500 करोड़ तक की रकम मौजूद है। किसी को कुवैत, किसी को बहरीन तो किसी को दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठे गए और पैसा मिलने पर दफ्तर समेत पूरा स्टाफ रफू चक्कर हो जाता है। हमने बात करी जाके एजेंट से, उसने कहा कि ऐसी बात है, ये वीजा वहाँ का है और इतने का है। हम लोग को सही लगा, ठीक है ले लिया उस वीजे को। तो ये बोले कि ड्राइवरी का वीजा है अलकाजी कंपनी का, उसी में हम लगवा देंगे। हमने ठीक है। तो पैसे उन्होंने बताए थे 85,000 रूपये, 70,000 रूपये उन्होंने मांगे। फिलहाल मेडिकल के 5500 रूपये तो उनको दिए थे, तो उसकी रिसीविंग नहीं दी उन्होंने। 50,000 जो दिए थे फुटकर में, वो फुटकर में सबने दिए पैसा भेजेगा वहाँ से और हमारी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। कितनी मुश्किल से पैसे दिए थे? कितनी बहुत मुश्किल है पैसा, सारा पैसा कर्जा ही का है, कर्ज ले करके दिया था। इन कबूतरबाजों पर शिकंजा कसने में अभी तक पुलिस नाकाम साबित हुई है। हालांकि इस गिरोह के बारे में अहम जानकारी का पुलिस के हाथ जरूर रखी है। और इस कंप्लेन के अंदर साथ साथ इम्पोर्टेंट चीजें ये हैं कि कुछ इंटरलिंकेजेस डेवलप हो रहे हैं और कुछ डिटेल्स हम लोग को निकल के आए हैं। और ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, इनके एक ग्रुप, इनका नाम क्लियर हुआ है और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित है और उम्मीद है जल्दी इन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। पूरी जमा पूंजी इस ब्राइट फ्यूचर के नाम जो है कर दी थी, उम्मीद के साथ कि उनका तकदीर बदल जाएगी, लेकिन उनके साथ जबरदस्त ठगी हुई। और ये केवल कुछ नाम नहीं है, बल्कि ये फहरिस्त बेहद ही लंबी है और शायद तादाद हजारों में है। हजारों ऐसे युवा थे जिन्होंने अपने सपनों को बनाने के लिए अपनी जमा पूंजी लुटा दी, लेकिन आज सारे लोग दर बदर के लिए ठोकरें खा रहे हैं और पुलिस इस मामले में
पूरी तरीके से चुप्पी साध कर बैठी है। पता नहीं किस बात का इंतजार कर रही है, आखिर कब इस नेक्सस के ये तमाम कबूतरबाज गिरफ्त में होंगे और कब इनकी ईमानदारी की जमा पूंजी इन्हें वापस मिल पाएगी। कानपुर से कैमरामैन मनीष के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया। शहर शहर गली गली जालसाजों का जाल फैला है। इनका नेटवर्क स्ट्रांग है और एजेंट शातिर हैं। लोगों की मजबूरियों पर सपनों का मरहम लगाना ये खूब जानते हैं। अब आपको बताएंगे हम ठगी की इस कंपनी के कुछ और सनसनीखेज खुलासे। कुवैत के कबूतरबाजों से भी ये कंपनी जुड़ी थी, जिसके लिए यहां से फंसाया जाता था कबूतर। ठगी की इस कंपनी को चलाने वाले मनीष श्रीवास्तव और अशरफ दोनों ही बेहद शातिर हैं। सूत्रों के मुताबिक मनीष का असली नाम इमरान खान है, जिसने मनीष के नाम की फर्जी आधार कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। जालसाजी के दोनों मास्टरमाइंड गोरखपुर के रहने वाले हैं और इनके नेटवर्क दुबई से लेकर कुवैत की कई कबूतरबाज कंपनियों से जुड़े हैं। ठगी की ये कंपनियां यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और तमाम शहरों में अपनी जड़ें फैला चुकी हैं। इनके निशाने पर ज्यादातर गरीब तबके के बेरोजगार युवा रहते हैं, जिन्हें नौकरी की अदद जरूरत होती है। आइए अब आपको बताते हैं आखिर कैसे ये अपने शिकार पर शिकंजा कसते हैं। पहले ये फर्जी कंपनी के नाम पर दफ्तर खोलते हैं। शहर शहर इनके एजेंट बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देते हैं और फिर एक बार शिकंजा कसने पर वीजा के नाम पर, पासपोर्ट बनवाने के नाम पर, फिटनेस टेस्ट पास कराने के नाम पर 50,000 से 1 लाख रुपए वसूलते हैं। ये रकम कैश ली जाती है, जिसकी फर्जी रसीद दी जाती है और फिर कुछ दिनों बाद अपना बोरिया बिस्तर समेटकर रफू चक्कर हो जाते हैं। अब तक ब्राइट फ्यूचर नाम की इस फर्जी कंपनी पर कई FIR दर्ज हो चुकी है। 3 मार्च 2015 देवरिया में असगर अली ने इस कंपनी के खिलाफ 30 पासपोर्ट और 3 लाख की ठगी का मामला दर्ज कराया था। 15 मार्च 2015 कोलकाता के काशिफ राजा और हामिद खाने ने कंपनी के मालिक मनीष उर्फ इमरान के खिलाफ करीब 80 लाख की ठगी का मामला दर्ज कराया था। बिहार के मुंगेर निवासी शमशाद ने 29 लाख की ठगी का मामला दर्ज कराया था। एक मामला बटकपुर के पीड़ित ने ग्वालटोली थाने में दर्ज कराया था। न सिर्फ सैकड़ों एजेंट इनसे जो है पैसे वसूलने के लिए घूम रहे हैं, बल्कि हजारों युवा भी इस ठगी का शिकार हो चुके हैं और इसको लेकर अब तक कोई भी ठोस कार्रवाइयां नहीं हुई हैं। वो अलग बात है कि अलग अलग नामों से इस ब्राइट फ्यूचर के खिलाफ 2 FIR भी दर्ज हो चुकी हैं। बावजूद उसके ना तो पुलिस अब तक इन कबूतरबाजों को पकड़ पाई है और न ही उन हजारों युवाओं के ठगे हुए रकम को वापस दिला पाई है। कानपुर से कैमरा पर्सन मनीष श्रीवास्तव के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया। नौकरी के नाम पर मानव तस्करी का जो खुलासा अब हम करने जा रहे हैं वो हैरान कर देने वाला है। बेरोजगारी का फायदा उठाकर ये गिरोह लोगों को विदेश में नौकरी का झांसा देता था, कागजातों के नाम पर उनसे लाखों की ठगी करता था और फिर करता था इनका सौदा। मलेशिया से बचकर बरेली पहुंचे ऐसे ही कुछ बदफा मजदूरों ने आप बीती सुनाई। विदेशों में नौकरी का झांसा, पहले की लाखों की ठगी, फिर बनाया बंधुआ मजदूर। नौकरी के नाम पर आप बीती। बरेली के इज्जत नगर थाने में मौजूद ये लोग यहां इंसाफ की उम्मीद लेकर आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली से पिछले दिनों इन युवकों को नौकरी के नाम पर मलेशिया भेजा गया था। दस्तावेजों के नाम पर इन सभी से लाखों रुपए लिए गए, लेकिन सरहद पार जब इनके कदम मलेशिया की जमीन पर पड़े तो सामने आए सच ने इनका सब कुछ छीन लिया। ये बंधक बनाए जा चुके थे, इनका सौदा हो चुका था। मलेशिया से किसी तरह बचकर लौटे युवाओं ने अपनी दास्तान सुनाई। हमें यहाँ से उसने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए कि बहुत अच्छी कंपनी है, वहाँ पे बहुत अच्छी जॉब है और बहुत अच्छी सैलरी है वगैरह बता के हम लोगों को झांसा देकर फंसाया उसने
और हमसे 1,10,000 रुपये हर इंसान हर बंदे से उसने लिए। वहाँ पे ले जाने के बाद वो मलेशिया में ले गया। मलेशिया में एक शहर है सीबू, वहाँ पे ले जाने के बाद उसने अपने रूम में हमें करीब 3 दिन तक रखा। इन लोगों को दिल्ली के 3 एजेंटों ने मलेशिया भेजा था। सभी को मॉल में 25 से 30 हजार की नौकरी का झांसा देकर 1.5 लाख रुपए वसूल किए गए। हैदराबाद से युवकों को कुआलालंपुर के लिए फ्लाइट पकड़वाई गई। वहां से सभी को मलेशिया में ही द्वीप पर बेस शिबू शहर भेजा गया। इस गैंग के गुर्गे 350 से ज्यादा भारतीयों का सौदा मलेशिया में नौकरी के नाम पर कर चुके हैं। इस गिरोह का मास्टरमाइंड है सिद्धांत आहूजा उर्फ गोलू, जिसका नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ये गिरोह सक्रिय है। इसके साथ ही यूपी के कई शहर भी इसकी गिरफ्त में हैं, जिनमें गाजियाबाद, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, बिजनौर, मेरठ समेत कई और शहर शामिल हैं। कबूतरबाज सिद्धांत आहूजा और गोलू ये काम अपने एजेंटों से करवाता था, जिनका कमीशन तय था, और यही लोग मासूम लोगों को नौकरी के नाम पर फंसाते थे। वहाँ पर ले जाके वो लोग बेच रहे हैं मलेशिया ले जाके बेच रहे हैं। वहाँ पर उसका नाम क्या, जब एजेंट के हाथ बेचते हैं दूसरे एजेंट के हाथ, तो वो जंगल में ले जाके बंद कर देते हैं। फिर खाना वाना को देते नहीं है, भूखा प्यासा ऐसे ही लेटना पड़ता है वहाँ पर। और फिर दो बंद गाड़ी है उसकी, एक वैन, उसमें बंद करके ले जाता है और डंडा दिखाता है बाहर में, कहता है पुलिस से पकड़वा दूंगा मैं। तो वो ये कर रहे हैं और बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर 200-250, वो भी बेचारों से यही काम हो रहा है। मलेशिया में उन्हें एक द्वीप पर रखा गया था, जहां लकड़ी के मकान थे, बिजली का कोई इंतजाम नहीं था। उन लोगों से 18 घंटे काम कराए जाते थे और एक वक्त का थोड़ा सा खाना दिया जाता था। वहीं जंगली जानवरों का खतरा हर वक्त अलग से लगा रहता था और पुलिस से शिकायत करते ही उल्टे उन्हें ही फंसाने की धमकी दी जाती थी। इधर बरेली पुलिस ने दिल्ली के सिद्धार्थ आहूजा, ठाकुर, रोहित और सरताज के नाम मानव तस्करी का केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। इस संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई है थाना इज्जत नगर में, उसमें हमने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इसमें आरोप ये लगाया गया है कि करीब 6-7 व्यक्ति हैं, उनका झांसा देकर, उनको प्रलोभन देकर, उनको सब्सिडात दिखाकर मलेशिया भेज दिया गया। वहां पर उनको बताया गया था कि बड़ी आकर्षक नौकरी लगेगी, आप खूब पैसा कमाएंगे और आपका खूब फायदा होगा। लेकिन वहां पर इनको एक तरह से बंधक बनाया गया, जैसे उन्होंने बताया, और इनसे वो सब कार्य कराया गया जो उनको बताए नहीं गए। खैर ये लोग लौट आए हैं यहाँ पे और इस पे हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इन्होंने लाखों रुपए बताते हैं कि इन लोगों ने लिए हैं। 2 लोग इसमें नामजद किए गए हैं। पुलिस की कोशिश है कि इस गिरोह को गिरफ्त में लेने के साथ ही मलेशिया में फंसे भारतीयों को वहां से मुक्त कराया जाए। लेकिन सवाल यहाँ सावधानी का भी है, जिसे बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि कबूतरबाजी और विदेशों में नौकरी के नाम पर ठगी का ये कोई पहला मामला नहीं है। ये खबर भी उन खबरों की ही तरह आपको सावधान करती है। सुबोध मिर्जा, बरेली, जी मीडिया। भूकंप के खतरे को देखते हुए यूपी में प्रशासनिक अमला सतर्क हो गया है। कानपुर के डीएफ ने केटीए को हाई राइज बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट की जांच के आदेश दिए हैं। बिल्डिंग्स में भूकंप रोधी मानकों का इस्तेमाल किया गया है या नहीं, इसकी जांच के आदेश भी दिए गए हैं। इसके अलावा डीएफ ने निर्माणाधीन इमारतों की जांच के भी आदेश दिए हैं। प्रशासन ने केटीए से 2 हफ्ते में इस पर रिपोर्ट तलब की है। प्राकृतिक आपदाओं को रोकना इंसानों के बस में नहीं है, लेकिन आपदाओं की वजह से कम नुकसान हो, इसका इंतजाम हम जरूर कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बिल्डर्स बिना मानकों के हाई राइज बिल्डिंग्स का निर्माण कर रहे हैं, वो लोगों की जान को और ज्यादा जोखिम में डाल रहा है। ऐसी इमारतों पर एक रिपोर्ट देखिए। भूकंप की वजह से नेपाल में सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ज्यादातर मौत कमजोर इमारतों के ढहने और लोगों के ऊपर मलबा गिरने से हुई है। ऐसे में ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर हम ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। जी संगम ने शहर भूकंप से निपटने के लिए बनाई गई बिल्डिंगों में हम कितने महफूज हैं, इसका रियलिटी चेक किया है। नोएडा,
भूकंप को लेकर दिल्ली के नजदीक सबसे संवेदनशील इलाका नोएडा और गाजियाबाद है। यमुना और इसके आसपास बसे इन शहरों की जमीन रेतीली है और ऐसी जमीन पर हाई राइज बिल्डिंग बनाना सबसे बड़ा खतरा है। देखिए, ये जो आपदाएं आती हैं, इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने घर को बनाएं। नोएडा में हालांकि सारे बिल्डर्स कहते हैं कि हमने भूकंप रोधी बिल्डिंग बनाई है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बिल्डिंगों में क्रैक आ गए हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें लटक गई हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ईश्वर के मामले में कोई चैलेंज नहीं कर सकता, बट फिर भी हम लोगों को अपना मकान बनाने से पहले अपने जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको बहुत मजबूत बनाने की आवश्यकता है। बावजूद इसके बिल्डर और बड़े कारोबारी मानकों की परवाह किए बगैर बिल्डिंगें बना रहे हैं और हजारों लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। तमाम तरीके के आरोप ये भी लगते रहे साल्ट को लेकर के नोएडा प्राधिकरण जो है वो एफआईआर एक बार देने के बाद दोबारा से बिल्डरों का बढ़ा देता है। ऐसे में जो पहला एफआईआर बढ़ाया गया है बिल्डिंग के साल्ट के आधार पर और दोबारा से उसको बहुमंजिल बनाने की परमिशन देना कहीं ना कहीं लोगों के लिए रिस्की साबित होता है। जो जानकार हैं उनका कहना ये भी है कि अगर भूकंप का केंद्र हिमाचल प्रदेश होता तो दिल्ली एनसीआर तक उसकी आहट सुनाई देती और काफी लोगों को जानमाल का नुकसान हो सकता था। और अगर दिल्ली एनसीआर में इस तरीके की दिक्कत आती है तो क्या होगा। तमाम तरीके के प्लानों पर काम करने की जरूरत है और लोग सहमे हुए हैं इस भूकंप के बाद। नेपाल में आए भूकंप की आहट यूपी में भी सुनाई दी है। आगरा में जो इमारतें और मकान बने हुए हैं वो कितने सुरक्षित है, इसकी सच्चाई हमारी रियलिटी रिपोर्ट में सामने आ गई है। 20 जो इंचेस की जो चौड़ाई देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके निचले हिस्से की तरफ जाएंगे और इसकी वास्तविकता से, क्योंकि कहते हैं कि नीचे से जो पूरा जो बाहर है वो नीचे के पिलर्स पर रहता है और ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं जो नीचे के जो मेन पिलर्स आप जो देख सकते हैं वहां केवल कुछ 9 इंची का जो छोटे छोटे पिलर्स आपको दिख रहे हैं। इसमें इतनी मजबूती और इतना बड़ा भार आखिरकार किन स्थितियों में यहाँ पर इन पिलर्स पर डाला गया है। नीचे जो बताया जाता है कि बेसमेंट है, वहां पर पार्किंग का इलाका रखा जाता है। आखिरकार क्या मजबूती होगी, क्या सुरक्षा इंतजामात होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल इन पूरे जो कंस्ट्रक्टिव जो जितनी बिल्डिंग्स जो बन रही है। बड़ी अजीब बात है कि यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स के जो ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं ये अब आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वीकृत मानचित्र है और वही इनकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी भी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सच्चाई जो है वो ये नजर आती है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण आपको हमारे पीछे बन रही इस बिल्डिंग के सामने नजर आ सकता है कि कितनी बड़ी मौत के मुहाने पर लोगों की जिंदगियां यहाँ पर दांव पे लगती दिख रही है। पीलीभीत, शनिवार को आए भूकंप के झटके पीलीभीत में भी महसूस किए गए हैं। इस दौरान लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने मकान, दुकान छोड़कर बाहर निकल गए। कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। जिला प्रशासन ने भूकंप से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया है। इलाहाबाद, गंगा के किनारे बसे शहरों में भूकंप का खतरा ज्यादा है। इलाहाबाद के नेहरू विज्ञान केंद्र के भूगर्भ वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट में यह आशंका जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में भूकंप आने की वजह तिब्बती पठार की प्लेट्स में इंडियन प्लेट्स का अंदर घुसते जाना है। मैग्नीट्यूड बहुत ही अधिक है, मैग्नीट्यूड बहुत ही अधिक है और जैसे एनर्जी इंडो गंगेटिक प्लेन की तरफ आई है वो जो है लगभग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ज्यादा स्ट्रेस होके उसका शेकिंग अर्थ सरफेस पे ज्यादा हो गया है, जो कि नेचुरल फिनोमेना है। जैसे ही एलुवियल रीजन में एनर्जी आती है डैम्पिंग तो होगा, एनर्जी दूसरे साइड में कम दूर तक जाएगी, लेकिन लोकलाइज्ड रीजन में शेकिंग ज्यादा होने लगता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कमजोर परत वाले इलाकों में ज्यादा निगरानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। इन कमजोर इलाकों में गंगा का मैदान भी आता है। भूवैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि अब यह समय आ गया है जब सरकार को भी इस मामले में गंभीर होना पड़ेगा और इन क्षेत्रों में अपनी ऐसी आपदा नीति बनाए ताकि आगे आने वाले समय में भूकंप से संभावित खतरे को कम किया जा सके। दिनेश सिंह, जी मीडिया, इलाहाबाद। नेपाल और देश में तबाही का मंजर देखकर रूह तक कांप जा रही है। हर इंसान अपने घर को अपने लिए और अपने परिवार के लिए सबसे सेफ मानता है, लेकिन क्या आपका आशियाना भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार है? देखिए रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखकर हर कोई बस यही दुआ करता है कि जिंदगी में दोबारा ये मंजर देखने को न मिले। ये तबाही न केवल जिंदगी खत्म कर देती है बल्कि उन सपनों को भी जमींदोज कर जाती है जिसको जिंदगी की पूंजी लगाकर
हर एक इंसान सच करने की कोशिश करता है। एक आशियाना जब टूटता है तो परिवार के सर से छत उखड़ जाती है। जिसका गम, जिसका दर्द केवल वो ही नहीं समझ सकता जो इस तबाही का गवाह है, बल्कि हर वो शख्स इस दर्द को जानता है और समझता है जो अपने आशियाने का सपना देखता है। तो आप भी ये टेस्ट करा सकते हैं कि आपका घर भूकंप के झटके को झेलने के लिए कितना सेफ है। जब फ्लैट लें तो डेवलपर से बिल्डिंग का मैप लेकर स्ट्रक्चरल इंजीनियर को दिखाएं, इससे मजबूती का पता चल जाएगा। बिल्डिंग अप्रूव्ड प्लान के मुताबिक होना जरूरी है, तभी स्ट्रक्चरल इंजीनियर को दिखाने का फायदा है। बना बनाया मकान ले रहे हों तो अलग अलग हिस्सों जैसे कॉलम, फ्लोर आदि से सैंपल लेकर जांच करानी होगी। इसके लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर हायर करें। अगर लगे कि मकान भूकंप के लिए कमजोर है तो अतिरिक्त कॉलम खड़े करके उसे मजबूत बनाया जा सकता है। अगर प्लॉट पर घर बना रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है मजबूत नींव, और इसके लिए मिट्टी की जांच कराएं। 90 गज के प्लॉट पर सॉइल टेस्टिंग में 20 से 30 हजार रुपए का खर्च आता है। फ्रेम स्ट्रक्चर से बिल्डिंग कॉलम पर टिकती है। कॉलम जमीन के नीचे करीब 2 मीटर के होते हैं और मजबूती के लिए बीम भी डाले जाते हैं। वैसे तो प्राकृतिक आपदाएं बताकर नहीं आती और न ही इनसे बचा जा सकता है, लेकिन हाँ, इनके नुकसान को कम से कम करने के लिए हम सावधानी अपनाकर खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।